हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। देखिए क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो बेटा स्टैटिस्टिक्स क्या है? मैथ्स की ब्रांच है, ये टॉपिक नहीं है, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, है ना। आप पढ़ क्या रहे हो? जैसे आप बोलते हो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, तो मैथ्स का जो है ना एक पार्ट, पूरा का पूरा क्या है, पार्ट है। कहाँ का? अच्छा ऊपर ये, ओके ओके ओके, यस। तो बेटा स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना, मैथ्स का एक पूरा पार्ट हुआ करता है। अब स्टैटिस्टिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैथ्स का सब्जेक्ट, जैसे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हो गई आपकी, आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर पढ़े, केवल आपने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, क्लास 8th एंड 9th में आपने क्या पढ़ा? एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर का एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या नाम है? यस, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है सेंट्रल डेटा। सेंट्रल डेटा मतलब कि किसी डेटा का सेंटर पॉइंट कहां पे है। मतलब आपके पास, मान लीजिए कि मैं कहूं कि विराट कोहली की मैं 10 इनिंग या 15 इनिंग दे दूं, या आज ही मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए विराट कोहली का ऑन एन एवरेज रन कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 50+। क्या बोलेंगे? है ना, 89 तो हाईएस्ट हो जाएगा T20 में, है ना, ऐसे तो हाईएस्ट पहुंच जाएगा, बट एवरेज में पूछ रहा हूं, एवरेज 50। समझ में आया ना? मतलब आप शर्त लगाओगे किसी से तो बोलोगे विराट कोहली कितने रन बनाएगा, तो बोले 50 से ऊपर ही बनाएगा। बोलो ये नो। तो मतलब आप क्या कह रहे हो? आपको एक एवरेज टाइप का पता है। क्या टाइप का पता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप बाजार जाते हो, किसी पर्टिकुलर डे आते हो, किसी फेस्टिवल के दिन जाते हो, या किसी बिना फेस्टिवल वाले दिन जाते हो, तो आप घर से जो पॉकेट मनी लेके जाते हो दोनों में डिफरेंस होता है। फेस्टिवल वाले दिन आप 100 से ज़्यादा रुपये लेके जाते हो, बाकी दिन आप 10 रुपये भी लेकर के चले गए, क्योंकि आपको पता है कि ऑन एन एवरेज फेस्टिवल वाले दिन मेरा इतना पैसा खर्च हो जाएगा। यस और नो? है ना। तो अपने आसपास बहुत सारी चीजें भैया एवरेज में चलती हैं। किस में चलती हैं? एवरेज में। ठीक है ना। तो अपन क्या किस पे काम करते हैं? सेंट्रल डेटा पे। अपन एग्जैक्ट पे काम नहीं करते हैं, अपन किस पे काम करते हैं? सेंट्रल डेटा। देखो मेरे पास बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, उन ऑब्जर्वेशन का मैं सेंटर पॉइंट निकालना चाहता हूं, तो वो कहलाता है सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं उसको? जैसे ये पेन है, मैं बोलूंगा बेटा ये पेन जो है इसको बीच में से आप उठाइए, तो ये पेन समहाउ यहाँ पे खड़ा हो जाएगा इस तरीके से, बीच में से मैं इसको एक उंगली में फंसाऊंगा तो यहाँ पे ये फ्लोट करना देखो शुरू हो जाएगा ना बेटा। इस पॉइंट से देखो ये फ्लोट होना शुरू हो गया। तो ये भी क्या बेटा? ये सेंट्रल टेंडेंसी है। मतलब इस पेन का जो मास है पूरा का पूरा वो यहाँ पे आके डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। तो उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। हर चीज की, हर डेटा का एक सेंटर पॉइंट होता है, उसको निकालना है अपन को, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब बोलोगे सर डेटा लिस्ट के कितने सेंटर होते हैं? तो बेटा डेटा लिस्ट अलग अलग टाइप की होती है। अब डेटा लिस्ट क्या होती है? आप कोई सर्वे करे, आपने कहीं पर कोई प्रोजेक्ट किया, आप कहीं सर्वे पे गए, आपने अपने स्कूल के बच्चों, स्कूल के टीचरों का वेट किया, है ना, आपने स्कूल के टीचरों का वेट किया, किसी का वेट आया 54, किसी का 89, किसी का 66, किसी का 76, किसी का 55, किसी का मान लो 92, कोई बहुत भारी हो गया 105 आ गया, 110 आ गया। समझ गया ना? ये सारे डेटा आ गए। क्या आ गए? डेटा। अब आपको निकालना है कि मेरे स्कूल में एवरेज वेट कितना आ रहा है। एवरेज वेट ऑन एन एवरेज मेरे स्कूल में हर इंसान का वेट कितना है, हाँ या ना? तो इन्हीं में से कोई ना कोई वेट आएगा कि नहीं आएगा बताओ? या नहीं भी आएगा तो इसी लिस्ट में, मतलब 54 से लेकर 110 के बीच में ही होगा, 200 तो नहीं चला जाएगा ना, हाँ या ना? यस। तो इन्हीं के बीच में से आएगा, तो उस कैलकुलेशन को हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमारे सिलेबस में सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप की मेजर करना है। सबसे पहला मीन। क्या नाम है बेटा? मीन। मीन का दूसरा नाम है अर्थमेटिक मीन। क्या नाम है? और इसी को बोलते हैं अपन एवरेज। क्या बोलते हैं बेटा? तो कोई मीन बोले, चाहे अर्थमेटिक मीन बोलो, चाहे एवरेज बोले, बात बराबर है। बोलो जी हाँ। अब मीन को कैलकुलेट करने की हमारे सिलेबस में 3 मेथड है। कौन सी मेथड है? पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड बेटा? समझ में आ गया? कौन सी मेथड है? दूसरी है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। समझ में आ गया? दूसरी मेथड कौन सी है? एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरी मेथड जो होती है जिसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। कौन सी मेथड? कोई दिक्कत है ना? तो तीसरी मेथड जो होती है उसका नाम है शॉर्टकट। स्टेप डेविएशन बोलते हैं क्या? जरा देखो भाई,
तीन मेथड है आपके पास में मीन फाइंड करने की। एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए। यस, एज्यूम मीन मेथड। यस, हाँ, तीसरी मेथड का नाम शॉर्टकट मेथड जिसको मैं बोल रहा हूं बेटा, उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सी मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड। ये हो गया, आ गई बात समझ में? चलो, ये हो गया पहली चीज, मीन निकालना। दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी हमारे सिलेबस में आएगी बेटा मीडियन। क्या आएगी बेटा? और लास्ट में जो सेंट्रल टेंडेंसी आएगी उसका क्या आएगा? मॉड आएगा। तो अपन को तीन चीज पढ़नी है, मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मॉड पढ़ना है। तो मीन की तीन मेथड है, मीडियन की भी दो मेथड मिलेंगी और मॉड की केवल एक मेथड है। समझ में आ गया? इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लगेगी मीडियन। क्या लगेगी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट? मीडियन। ठीक है जी, आ गया समझ में? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको मीडियन लगेगी, फिर उसके बाद मीन लगेगा, फिर उसके बाद मॉड लगेगा। मॉड सबसे ईजी है। क्या है? मॉड सबसे ईजी। क्लियर हो गया कि नहीं है? तो इस चैप्टर का एक फॉर्मूला है जिसको याद करना पड़ता है और उसके लिए मैंने बहुत अच्छा सा शॉर्टकट बता रखा है। जैसे यहाँ पे इस चैप्टर में मीडियन, बोलो हाँ, मॉड और कौन है? मीन। बोलिए जी हाँ। मीन और मॉड। अगर मैं इनको डिफिकल्टी नंबर 1 2 3 दे दूं तो बताइए सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी किसको मिलेगी? मीडियन को। सबसे ज़्यादा किसको मिलेगी? मीडियन को। फिर इसके बाद डिफिकल्टी किसको मिलेगी? मीन को भाई, मीन को। और फिर किसको मिलेगी? मॉड को। यस और नो? या तो मतलब 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड, ऐसे याद कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या 3 इक्वल टू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब मीडियन को कितने नंबर दे दीजिए? 3 नंबर। मीन को कितने नंबर दे दीजिए? 2 नंबर। और मॉड को कितने नंबर? तो एक बहुत कठिन सा फॉर्मूला जो बच्चों ने याद कर लिया, ये मीन मॉड मीडियन में रिलेशन होता है कि 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मॉड। आपको चैप्टर के लास्ट में पूछा जाएगा कि मीन इतना है, मॉड इतना है, तो बताइए मीडियन कितनी होगी। तो 2 रख करके आप वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया? तो ये चैप्टर के लास्ट का फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी बता दिया है। समझ गए ना? ये क्या है? रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन। क्या है? रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड, ये मीडियन मॉड मीन के बीच का रिलेशन है। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीन, फिर पढ़ेंगे मीडियन, फिर पढ़ेंगे मॉड। तो आज हम पढ़ते हैं मीन। ओके, तो मीन में सबसे पहली मेथड आती है जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड है? डायरेक्ट मेथड। देखिए, आपने 9th क्लास में कौन सा वाला मीन पढ़ा था? आपने 9th क्लास में सिंपल वाला मीन पढ़ा था। 9th क्लास में आपके पास डेटा हुए करते थे x1 x2 x3 डॉट 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 xn। कितने डेटा होते थे? xn। ये डेटा होते थे। तो मतलब पहला डाटा आपके पास x1 है, दूसरा डेटा x2 है, तीसरा डेटा x3 है और लास्ट वाला डेटा nth डेटा कौन है? xn। तो आप मीन लिखते थे। मीन का फॉर्मूला, मीन को किससे शो करते थे? x बार से। किससे शो करते थे? x बार। क्या बोलते थे मीन का फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल डेटा। सम ऑफ ऑल डेटा। डेटा का दूसरा नाम है ऑब्जर्वेशन। डेटा का दूसरा नाम है ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। टोटल नंबर ऑफ डेटा या ऑब्जर्वेशन। तो टोटल डेटा का सम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कितना? n। अपॉन में कितना? n। देखिए, इसका दूसरा तरीका ये होता था, आप सिग्मा यूज करते थे। क्या यूज करते थे? क्योंकि x को आप लगातार जोड़ रहे हो, x को लगातार आप जोड़ रहे हो, तो आप बोलते थे इसको समेसन x, समेसन x। हाँ या ना? और x की वैल्यू कहां से जोड़ रहे हो? 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक। तो यहां पे छोटा सा सिंबल आता था i और बताता था i की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगी? n तक। समझ में आया? तो आप इसे लिखते थे सिग्मा xi समेसन xi, i की वैल्यू ट्रेवल करेगी 1 से लेके n तक, 1 से लेके। आई बात समझ में बच्चों की नहीं आई? और अपॉन कितना? n। अपॉन कितना? n। तो आप चाहे ये फॉर्मूला याद कर लो, चाहे ऐसे शॉर्ट में याद कर लो, है ना? दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। तो ये लास्ट ईयर आपने क्लास 9th में ऐसे वाले मीन निकाले कि नहीं निकाले? ठीक है ना? ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर ये है एक खास बात बच्चों की, यहां पर हर डेटा एक बार आया है। यहां पर हर डेटा कितने बार आया है? एक बार। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 10 नंबर का टेस्ट हुआ, 10 नंबर का टेस्ट हुआ, समझ गए? 10 नंबर का टेस्ट हुआ और सभी बच्चों के मार्क्स अलग अलग आए। सभी बच्चों के मार्क्स कितने आए? अलग अलग। किसी का 0 आया, किसी का 1 आया, किसी का 2 आया, किसी का 3 आया, किसी का 4 आया। समझ में ना? ऐसे आया। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब आपने ये फॉर्मूला लगा लिया। बट देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए 3 बच्चों के मार्क्स एक ही जैसे आए। पहले बच्चे की भी 2 मार्क्स, दूसरे के भी 2 मार्क्स, तीसरे के भी कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। बोलिए यस और नो? मतलब यहां पर 2 कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। बोलिए हाँ या ना? 2 कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो 2 की काउंटिंग तो 3 बार होगी, मगर जो 2 का इफेक्ट होगा वो जनरेट होगा 2 प्लस 2 प्लस कितना? 2। भाई यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, तो मीन में तो एक 2 शामिल थोड़ा ना करेंगे, तीनों के 2 शामिल करोगे ना। भाई बच्चे 3 है, मार्क्स 3 है, तो डेटा भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ?
6 हुआ, तो मोर बेटर में 2 3 कर दूं, बोलो हाँ या ना। मतलब यदि कोई डेटा कई बार ज्यादा आता है तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन से जितने बार वो रिपीट होगा उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे कि मान लीजिए 4 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं, 4 नंबर लाने वाले, तो या तो 4 + 4 + 4 करो या 4 3 12 कर दो। आई बात समझ में ना। तो अगर ये कोई डेटा एक्स आई है और ये कोई इसका रिपीटेशन यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी एफ आई है, तो जो डेटा का इफेक्ट जनरेट होगा वो कितना होगा, एक्स आई एफ आई, या उसी को बोलते हैं एफ आई एक्स आई। बोलिए यस और नो, यस और नो। तो डेटा का जो इफेक्ट जनरेट होगा पहली एक्स आई एफ आई या एफ आई एक्स आई जनरेट होगा। आई बात समझ में ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला था ये किसके लिए था, नॉन रिपीटिंग डेटा, किसके लिए था, बट ये किसके लिए है, रिपीटिंग डेटा। मतलब तो आइए फॉर्मूला बनाते हैं रिपीटिंग डेटा के लिए। अगर मान लीजिए x1 आ रहा है कितने 1 बार, f1 बार। अगर x2 डेटा कितने बार रिपीट हो रहा है, x3 डेटा कितने बार रिपीट हो रहा है, f3 बार। इसी तरीके से जो लास्ट डेटा है xn वो कितने बार रिपीट हो रहा है। तो बताइए मुझे मीन जो निकलेगा उसमें सबसे पहला इधर पे इफेक्ट क्या बनेगा, बोलो x1 बनेगा कि f1 x1 बनेगा। भाई 2 3 बार रिपीट हो रहा था, 2 कितने बार रिपीट हो रहा था, 2 3 6, 2 3 6, यस और नो। तो 2 + 2 की जगह ना करते हुए क्या कर दिया अपन ने, 2 3 6। तो यहां पर x1 f1 बार रिपीट हो रहा है, तो टोटल इफेक्ट क्या बनेगा, f1 x1। अगला क्या बनेगा, f2। ऐसे करते करते लास्ट वाला क्या बनेगा, fn xn। बोलिए हाँ या ना। अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ डेटा क्या आएंगे बताइए, गलत, बिल्कुल गलत। भैया 2 3 बार रिपीट हुआ है, 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार। बच्चे तो 3 ही है ना। 4 3 बार रिपीट हुआ तो बच्चे कितने हैं, 6 ही है ना। 3 और 3 6, बच्चे 3 और 3 कितने हुए, 6 हुए। तो आप क्या कर रहे हो, एक इसके मार्क्स ले लिए, एक इस, भैया वो 3 बच्चे हैं, मार्क्स सेम आए हैं, तो क्या करा जाए। तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, ये नहीं काउंट करेंगे कि ये और ये कितने हैं। आप इनको टोटल क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बच्चे तो टोटल लेने पड़ेंगे, तो 3 + 3 आंसर कितना आएगा, नीचे 6, नीचे कितना आएगा 6। तो यहां पर x1 डेटा बच्चे, x1 मार्क्स कितने बच्चों के आए, f1 बच्चों के, x2 कितने को आए, f2 के, x3 कितने के आए, f3 के। इस तरीके से टोटल डेटा नीचे क्या आएगा, f1 + f2 + f3 fn। आई बात समझ में। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा ये बनता है बेटा, इसको n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत। आया बच्चों समझ में। तो पहला फार्मूला आपने देख लिया, सिंपल फार्मूला, ये अभी आपके काम का नहीं है, सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। पहला जो आपका कंसेप्ट बनता है वो बनेगा f1 x1 + f2 x2 + f3 x3 + fn xn अपॉन f1 + f2 + f3 up to fn। आ गई बात समझ में ना। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, x बार इक्वल टू, बेटा समेशन नोटेशन में इसको क्या मैं सिग्मा f i x i लिख सकता हूं। और i की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है, 1 से, खत्म कहां पे हो रही है, n तक। और नीचे लिख सकता हूं टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ डेटा क्या होता है, n। टोटल नंबर ऑफ डेटा क्या होता है, तो भैया n का मान क्या होता है, n इक्वल टू होता है f1 + f2 + f3 + कितना fn। इसी को लिखता हूं मैं सिग्मा fi, सिग्मा fi, क्योंकि ये सारी फ्रीक्वेंसी का क्या है, सम है। तो बेटा इसका फॉर्मूले का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा fi xi, i की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, n तक। और नीचे भी क्या, सिग्मा fi, नीचे भी क्या, सिग्मा, क्योंकि नीचे पूरी फ्रीक्वेंसी जुड़ रही है। और i की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, n तक। तो ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए। ये आपका हो गया पहला पार्ट, पहली एक्सरसाइज, जिसमें आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको शॉर्ट मेथड से इस तरीके के क्वेश्चंस लगाने हैं। आई बात समझ में ना। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चंस, जल्दी से फॉर्मूला नोट करिए और इसका क्वेश्चंस करते हैं।